अस्सलाम वालेकुम। 6th 9th क्लास, हाउ आर यू? फाइन, ओके। अकबरते हम तालिया पाकिस्तान पढ़ रहे थे, ठीक है। उसका यूनिट नंबर हम 1 पढ़ रहे थे, पाकिस्तान के नज़रियाती असास, ठीक है। उसका आज हमने पेज नंबर करना है। आज का हमारा पेज नंबर है 12, ठीक है। आप लोग अपनी बुक्स खोल लें ताकि हम स्टार्ट कर सकें। हमारा टॉपिक था हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमियाँ। आपको पता है जब 1865 की जंग हुई थी उसके बाद मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक होना शुरू हो गया था। मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म सितम शुरू हो गए थे। जो उनके साथ जो है मुख्तलिफ नाइंसाफ़ियाँ की जा रही थी, उनको जॉब से निकाल लिया गया था, ठीक है। और अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेज़ थे वो हिंदुओं के साथ अच्छा सलूक कर रहे थे। हम इस टॉपिक में उसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमियाँ, इकोनॉमिक डिप्रेशंस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में कायम की। हिंदुस्तान में ऐसी माशी पॉलिसियाँ बनाना थी जिसका ज़्यादा फ़ायदा खुद अंग्रेज़ों को होता था। कहते हैं जब मुझसे अंग्रेज़ों ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई तो उसका फ़ायदा सिर्फ जो था अंग्रेज़ों को ही हो रहा था। अंग्रेज़ों ने अपनी सन्नत और तजारत के लिहाज तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान की वहाँ पर भारी टैक्स लगाए और मुसलमानों पर भी मुतासर हुए। जैसे कहते हैं मुसलमान मुतासर हुए। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को उन तमाम हकूक़ से अहदों से हटा दिया जो कि बावजदाद के दौर से उनके पास चले आ रहे थे। मुसलमानों को नए अहदों से भी महरूम कर दिया गया। इस तरह मुसलमान माशी तौर पर बदहाली का शिकार हो गया। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं के मामूली अहदे से तरक्की देकर आला अहदों तक पहुँचा दिया। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से ज़मीनें छीन कर दूसरे काम दे दी। यानी कहते हैं कि जितनी जॉब्स थी सारी मुसलमानों से छीन ली और अंग्रेज़ों ने ये हिंदुओं को दे दी। मुसलमानों को जो था उनके सरकारी अहदों से भी हटा दिया गया, ठीक कहते हैं। जितनी उनकी ज़मीनें थी छीन ली, ठीक है, दूसरी अक़वाम में बांट दी। मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों से निकाल दिया गया और उन पर आइंदा के लिए सरकारी मुलाजमतों का हसूल मुश्किल बना दिया गया। अंग्रेज़ों के दौर में बंगाल में अमन अमान की खराबी के मुनासिब ज़राअत न होने की वजह से अजनास की किल्लत हो गई और इन इलाकों में मौजूद ज़री और सनती ज़राए नापैद हो गए। कहते हैं जब अंग्रेज़ों का दौर था तो बंगाल में अमन अमान काफ़ी ख़राब हो गया था और कहते हैं इससे जो है फसलें कम बनी थी और मुसलमानों को काफ़ी नुकसान हुआ था। बंगाल में रेशम और सूत के कारीगर और ताजिर दूसरे शहरों की तरफ चले गए। ताजरती माल की नकलो हमल पर जगह जगह महसूल देने से माल की कीमत ज़्यादा बढ़ गई जो खरीद की कुव्वत से कहीं ज़्यादा थी। इससे तजारत बहुत ज़्यादा मुतासर हुई और इससे दूसरे अक़वाम के साथ मुसलमानों को भी नुकसान उठने पड़े। ईस्ट इंडिया कंपनी के नए टैक्सों के बायस किसानों पर महसूल की शरह बढ़ गई। इस तरह अंग्रेज़ों के हाथों मकामी ज़राअत को सख्त नुकसान पहुँचा। कहते हैं इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो मुसलमानों का बुरा हाल कर दिया गया। सारी जॉब छीन ली गई, ज़मीनें छीन ली गई, ठीक है। इतने भारी टैक्स लगा दिया गया कि मुसलमान पे नहीं कर सकते थे। कहते हैं उनकी ज़राअत और उनकी सनत जो थी वो बिल्कुल तबाह होकर रह गई थी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायद मोहम्मद जिन्ना के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कायद मोहम्मद जिन्ना के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत ज़ैलमंदी की। कि अल्लामा इकबाल कैसे सोचते कि पाकिस्तान कैसा हो, ठीक है। उनके दिमाग में कैसे आइडिया आया कि पाकिस्तान बनाया जाए, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नज़रिया पाकिस्तान और अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का बनना और अल्लामा इकबाल के साथ क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल बरसगीर के और मुसलमान रहनुमाओं में से एक थे जिन्होंने मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वर दिया। कहते हैं मुसलमानों के पहले फर्स्ट लीडर्स भी काउंट कर सकते हैं जिन्होंने एक अलग रियासत का मुतालबा किया। वो अपनी शायरी के ज़रिए उनको बेदार किया। पहले आप भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामियों में थे, लेकिन हिंदुओं की तंग नज़री से जल्दी अल्लामा इकबाल को इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो अलग मुल्क। कहते हैं जब हिंदुओं ने मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए तो कहते हैं इस तरह की तंग नज़री से जो अल्लामा इकबाल ने बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि जो है मुसलमान और अलग हिंदू जो है अलग अलग दो को में कभी भी इकट्ठा नहीं किया जा सकता। आपने खुद बालाबाद 1930 के ज़रिए मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा किया ताकि मुसलमान इसमें रहकर अपने मजहब और सकाफत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। आप ने फरमाया, आप कहते हैं क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा नज़र आता है कि और नहीं तो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिलाखिर एक इस्लामी रियासत कायम कर लेनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्लाम बसीयत तो मदनी क़ुव्वत ज़िंदा रहे तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक ऐसे मखसूस इलाकों में अपनी मरकज़ियत कायम करे। मैं सिर्फ हिंदुस्तान में इस्लाम की फलाहत के ख्याल से एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत के क़याम का तलबा करता हूँ। कहते हैं कि वो कहते थे कि एक ऐसी रियासत बनाई जाए जिसमें मुसलमान अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है। कहते हैं अगर कहते थे कि इस्लाम को अगर ज़िंदा रखना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुसलमान एक अलग मुल्क हासिल करें। कहते हैं बरसगीर में जो चूँकि दो अलग अलग कौमें बात थी, अल्लामा इकबाल मुसलमानों को एक बड़ी अलग कौम की सीरत से जागरूक करना चाहते थे। वो समझते थे कि सियासी और समाजी और मशरती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि इनके लिए
الگ ریاست ہو. کہتے ہیں کہ برصغیر میں 2 قومیں تھیں, ٹھیک ہے, ایک ہندو اور مسلمان. کہتے ہیں دونوں کے رسم و رواج, روایات ہر ایک طرح سے اس سے مختلف ہے. کہتے ہیں اس طرح جو ہے مسلمان جو ہے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان کو ایک بڑی قوم بنایا جائے اور سمجھتے تھے کہ ان کے جو ہے معاشی تحفظات کو دور کیا جائے, ٹھیک ہے. نیکسٹ پیج پر آ جائیں, پیج نمبر ہے ہمارا 14. اوکے, ٹاپک ہے ہمارا نظریہ پاکستان اور قائد جو ہے وہ کیسا سوچتے تھے. تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اقوام کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا. کہتے ہیں تقدیر میں کچھ ایسی شخصیات ہیں, ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا نظریہ کی بنیاد رکھی. قائد محمد جناح برصغیر کی شخصیات میں سے ایک. کہتے ہیں ان میں قائد اعظم کا بھی شمار ہوتا ہے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا. قائد اعظم 2 قومی نظریہ کے زبردست حامی تھے, وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ کر جاتے تھے. آپ نے اس سلسلے میں فرمایا قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے, مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم ہے. وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ الگ مملکت قائم کریں. مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی روحانی, اخلاقی, تمدنی, اقتصادی, معاشرتی اور سیاسی زندگی کی مکمل نشوونما کریں اور اس مقصد کے لیے جو طریقہ لانا چاہیں وہ اپنائیں. نیکسٹ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی, جس میں آپ نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا ہندو اور مسلمان 2 الگ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد یعنی کہ بلیفس پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں, یعنی کہ اس کی ریفلیکشن کرتے ہیں. 2 قوموں کے ہیروز روزمرہ کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف. کہتے ہیں ان کا ہیروز, رسم و رواج, روایات ہر چیز ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. لہٰذا ان دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے, کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اکثریت کے روپ میں موجود ہیں. برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ ان 2 قوموں کے مفادات کو مد رکھتے ہوئے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کرے, جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا. کہتے ہیں 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے, شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے. ان علاقے میں مسلمان کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں. کہ پاکستان تو شروع سے موجود تھا, لیکن جو شمال مغربی علاقے ہیں ان کو جو ہے ایک علیحدہ ملک بنانا چاہیے تاکہ مسلمان وہاں پر جو ہے اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزار سکے. نیکسٹ ہے پاکستان بننے کے بعد نے فرمایا ہمیں پنجابی, سندھی, بلوچی, پٹھان کے جھگڑوں سے براتار ہو کر سوچنا ہوگا. کہتے ہیں ہمیں ان جھگڑوں سے باہر نکلنا ہوگا. ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں. اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں. اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا. کہتے ہیں آپ نے کہا کہ سب جو ہیں پاکستان میں برابر ہیں, ان کو برابری کے حقوق دیے جائیں. یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا ہمارا نصب العین یعنی کہ ہمارا جو مقصد یہ ہے کہ ہم ایسی مملکت یعنی کہ ایسا ملک تخلیق کریں, بنائیں جس سے جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہیں, جو ہمارے تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھولے پھولے, اور جہاں اسلام کے مشرتی انصاف کے اصولوں کو بہارنے کا موقع ملے. کہتے ہیں کہ ایسا نظام بنایا جائے جہاں کے مشرتی انصاف کو جو ہے موقع مل سکے اوپر آنے کے لیے. 1 جنوری 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا مغرب کا معاشرتی نظام انسانیت کے ناقابل حل مسائل پیدا کرتا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف کرنے میں ناکام رہا ہے. ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسی معاشی نظام بنانا چاہیے جو کہ اسلام کے صحیح تصور, مساوات اور اسلامی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو.